जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का ज्ञान सागर के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पॉलिटी की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ और डेटा भी आपको दिया जा रहा है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो पाए, राइट। तो ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आज हमारी जो सीरीज है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि 1857 की वजह से रिवोल्ट हुआ था। और अगर टाइम हुआ, मैं नहीं चाहता या हम नहीं चाहते कि लेक्चर बहुत लंबे हो, तो अगर टाइम ठीक हुआ तो हम 1861 को भी पढ़ लेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या दिखेगा कि एक जिसे हम एक डेमोक्रेसी के लिए हमें कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट पावर के अगेंस्ट जाना होता है। एब्सोल्यूट पावर के अगेंस्ट जाना होता है। व्हाट आई मीन टू से कि देखिए, एक सिंपल सी लाइन है कि पावर में करप्ट, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। यानी कि किसी व्यक्ति को या किसी संस्थान को आप पूरी की पूरी शक्ति दे देते हैं, यानी कि उसको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो करप्ट होने लगेगा, राइट। वो अपने आप को भगवान समझने लगेगा, जो इतिहास में हमने देखा है। तो इसीलिए क्या है कि डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट पावर की कोई जगह नहीं होती है। यहां पर डिवीजन ऑफ पावर होता है। यहां पर क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर। और जिसको हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। फेडरल, तो फेडरल का मतलब ही होता है देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ पावर। तो हमें क्या दिखेगा कि 1853 से हमें क्या दिखने वाला है? एक डिवीजन दिखेगा, क्योंकि हमने सभी ने देखा है कि अगर मैं बात करूं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, राइट, और इसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहा जाता था, राइट। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा गया, राइट। तो यहां पर अगर मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलूं तो यहां पर क्या है कि आप जानते ही हैं कि इसको इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा, राइट। अब देखिए, ये नाम की तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, पर ये लेजिस्लेटिव का काम भी करती थी और कहीं ना कहीं जुडिशियल का भी काम करती थी। क्योंकि हमने देखा ही है कि जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसका जुरिस्डिक्शन भी इनके मैटर से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, चाहे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो, वहां पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। और मैं किस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ? जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाइम थे। मैं उस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमें क्या दिख रहा है कि नाम तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और ये पर सारे के सारे फंक्शन करती थी, राइट। सारी की सारी पावर थी इसके पास। इसीलिए हमें क्या दिखेगा कि जो 1853 है, इस एक्ट से हमें क्या दिखने वाला है कि यहां पर हमें दिखेगा कि एक नई काउंसिल बनाई जाएगी और उसका नाम रखा जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो व्हाट आई मीन टू से, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो ऑलरेडी बनी हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, और एक बनेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इसी एक्ट से बनाई गई है, राइट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल देखिए, अब कहीं ना कहीं काफी हद तक ये डिवीजन ऑफ वर्क हमें दिखाई दे रहा है। चाहे वो एक्चुअल डिवीजन ऑफ वर्क नहीं था अभी, पर कहीं ना कहीं तो शुरुआत हो रही है। तो शुभारंभ किसी शुभ कार्य का अगर वो शुभारंभ भी है तो वो भी अच्छी बात है, राइट। तो इसीलिए इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क बोला गया है, राइट। चलिए, और इसको एक लास्ट सीरीज भी बोला गया है, वो हम आगे चर्चा करेंगे कि इसको लास्ट सीरीज क्यों बोला गया है चार्टर एक्ट का। तो आइए जरा इसके फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने इसमें चर्चा करी दी है आपको कि पहली बार हमें कुछ सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है। और सेपरेशन किसके अंदर आता है? फेडरल के। और फेडरल जो है वो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की एक शुरुआत हमें दिख रही है भारत में। तो यहां पर क्या दिख रहा है? एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ी गई है, ये आपको दिख रहा होगा लेजिस्लेटिव, राइट। और कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ी गई है नहीं, उसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं। ये बात अपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने सदस्य जोड़े गए थे। वो है 6, राइट। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इसी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है गवर्नर जनरल की, इसी को कहा गया है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि प्रांतीय स्तर पे भी कहीं ना कहीं काउंसिल जोड़ी जा रही थी, तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए आपको यहाँ पर साफ बता रखा है सेंट्रल। यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब ही है कि वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है, इसको हमने मिनी पार्लियामेंट कहा। क्यों कहा? क्योंकि देखिए, जो इसका प्रोसीजर था, इसमें जो कार्य होगा वो बिल्कुल कैसा था जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट थी, उसी के आधार पर इसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर हैं, उसको लिया गया। तो इसीलिए इसको कहा गया मिनी पार्लियामेंट, राइट, राइट।
आगे देखते हैं, दस लेजिस्लेशन वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड अ स्पेशल फंक्शन। अब आपको मैंने पहले बता दिया था कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही सारे काम हो रहे थे, कानून बनाए भी जा रहे थे, यानी कि जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं या विधायिका कहते हैं, उसका काम भी एग्जीक्यूटिव ही कर रही थी। पर अब हमें क्या दिखेगा कि एक व्यवस्थापिका यानी कि जो विधायिका शक्ति है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, उसको पहली बार अलग किया गया है। ठीक है, पहली बार। और देखिए यहां पर हम बात करेंगे ओपन कंपटीशन की। ओपन कंपटीशन, जैसे कि हमने देखा था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ऑल्दो ये क्लॉज आया हुआ था कि ओपन कंपटीशन होगा, पर आपको पता ही है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑब्जेक्शन की वजह से इसको लागू नहीं किया गया। परंतु अब हमें यहां क्या दिखेगा कि ओपन कंपटीशन लागू होगा। ठीक है, ओपन कंपटीशन। अब देखिए ओपन कंपटीशन लागू होने से क्या हुआ, ओपन कंपटीशन में क्या होगा, जो भी एलिजिबल लोग हैं, जो भी एलिजिबल लोग हैं वो पेपर में बैठेंगे। और जो कोवेनेंट सर्विसेज हैं, अब ये कोवेनेंट सर्विसेज क्या थी, देखिए जब ब्रिटिशर्स थे तो वहां पर दो तरह की सर्विस हमें दिखती थी, कोवेनेंट और नॉन कोवेनेंट। अब जो कोवेनेंट सर्विसेज हैं उसको आप समझ सकते हैं हायर सिविल सर्विसेज, जैसे आज के समय में जो आईएएस सर्विसेज होती हैं, राइट। और नॉन कोवेनेंट को आप समझ सकते हैं लोअर सिविल सर्विसेज, जो लोअर सिविल सर्विसेज होती है, राइट। तो नॉन कोवेनेंट में क्या थे कि इंडियंस अलाउड थे, ठीक है, यानी कि आप नॉन कोवेनेंट में किसी भी ब्रिटिशर्स के अलावा किसी को भी आप नॉमिनेट कर सकते थे। परंतु कोवेनेंट में क्या था, इसमें सिर्फ नॉमिनेशंस होते थे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था, और इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ज्यादातर आते थे। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का ब्रिटिशर्स के अलावा किसी को नहीं लिया जाता था हायर सिविल सर्विसेज में, जिसको कोवेनेंट कहते थे। तो इसीलिए जो ओपन कॉम्पिटिशन की बात उठी है वो इसको टारगेट कर रहा है, किसको, कोवेनेंट को। ठीक है, अब क्या होगा कि कोवेनेंट सर्विसेज जब ओपन कर दी जा रही हैं, इसीलिए हमें दिखता है कि 1854 में कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी इसलिए बनाई जा रही है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा। तो वो एक कमीशन बनाया जा रहा है अंडर दी मैकॉले कमेटी। ये है मैकॉले, और ये मैकॉले वही हैं जिन्होंने 1860 में आईपीसी की ड्राफ्टिंग करी थी। ये बात अपनी याद रखनी है, आईपीसी की ड्राफ्टिंग भी इन्होंने करी थी। और ये हमारे कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है आपको कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो कमेटी बनी है उसके हेड हैं ये। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ओपन कॉम्पिटिशन होगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेस होगा। और मेरिट में तो कोई भी आ सकता है, ठीक है, वो इंडियन भी आ सकता है, वो इंडिया में रहने वाले जो अन्य धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, कोई भी आ सकता है, और इवन ब्रिटिशर्स भी आ सकते हैं। तो इस ओपन कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, मेरिट सिस्टम आया। ध्यान से सुनिएगा, इस ओपन कंपटीशन की वजह से क्या होगा, मेरिट सिस्टम आएगा ऑब्वियसली। तो अब कहीं ना कहीं जो हायर सिविल सर्विसेज की पोस्ट हैं, जिसे हम कोवेनेंट सर्विसेज कहते हैं, ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की डिपेंडेंसी खत्म होगी, कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी आ रही है, क्योंकि अब ओपन कंपटीशन हो रहा है। इसीलिए अब किसी भी तरह का एक वादा नहीं किया जाएगा कि अगले 20 सालों में जो चार्टर है वो भेजा जाएगा। चार्टर एक्ट का मतलब ही होता था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की मोनोपोली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी की, कौन सी, ब्रिटिश, इनकी मोनोपोली। आई रिपीट, यहां पर लिख देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली। क्योंकि अभी तक हायर सिविल सर्विसेज में कौन बैठ रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बैठ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट कर रहा है। पर अब ओपन कंपटीशन हो जाएगा तो इसमें तो जो 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 काबिल है वही बैठेगा, राइट। राइट, तो इसीलिए क्या दिख रहा है हमें कि अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो जो अगले 20 साल बाद चेक करने वाला जो नियम था, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में एक क्लॉज डाला गया था कि अगले 20 वर्षों में चेक किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली दी जाएगी। फिर 1813 आया, फिर 1833 आया, तो इन सब में लिखा जाता था नेक्स्ट 20 ईयर्स। फिर 1853 आया, पर 1853 में जहां ओपन कंपटीशन की बात हो गई तो ये जो 20 सालों वाला कमिटमेंट है उसको नहीं दिया गया, राइट। यानी कि अब ये कहीं ना कहीं ये चार्टर सीरीज में आखिरी चार्टर बनेगा, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ कॉलोनी की बात की जा रही है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को कॉलोनी कब से बोला है, कॉलोनी बोला है आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसी बात को आगे रिमाइंड कराया जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में याद रखिएगा ऑफिशियली कब कहा गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। अब देखिए, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो 20-20 साल वाली बात थी, अब यहाँ पर ओपन कंपटीशन है तो आने वाले 20 साल वाली बात कोई भी कमिटमेंट नहीं की गई, राइट। दिस वॉज द क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस कंपनी का रूल कहीं ना कहीं टर्मिनेट किया जा सकता है अब आने वाले समय पर, राइट। आगे देखते हैं, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि यहाँ पर एक प्रावधान डाला गया है ब्रिटेन गवर्नमेंट से कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव
काउंसिल बनाई गई है जो अभी हमने चर्चा करी थी जिसमें 6 मेंबर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, ये होगा लोकल लेवल पर, होगा लोकल लेवल पे। और लोकल लेवल पे 3 प्रेसिडेंसीज आएंगी, 3 प्रेसिडेंसीज, और आपका आगरा। और 3 प्रेसिडेंसीज आप जानते हैं, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, ये आ गई 3 प्रेसिडेंसीज, और साथ में आगरा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब ये 1853 में ये एक्ट आया, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था कि रिप्रेजेंटेशन जो दिया था वो एरिया को दे दिया था। ये मद्रास से, जो मद्रास का गवर्नर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉम्बे का गवर्नर रिप्रेजेंट कर रहा है, बंगाल का गवर्नर रिप्रेजेंट कर रहा है, और आगरा का जो गवर्नर है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जैक्टली असल में रिप्रेजेंट तो ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। बट आई मीन टू से इंडियन को शामिल नहीं किया गया है, ये बात आपने याद रखनी है। अभी भी रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ही कर रहे हैं, नॉन इंडियन कर रहे हैं। ऑल दो जो टेरिटरीज हैं वो आपकी इंडिया की है, ये बात आपने याद रखनी है कि इंडियन सभी इसमें नहीं आए हैं। अब यहां से हम देखेंगे दूसरा जो एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए बीच में क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ, राइट। हम सभी जानते हैं कि एक रिवोल्ट होता है 1857 में। देखिए एक सेकेंड, 1857 में रिवोल्ट होता है जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसने कहा है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, राइट। तो इसमें कोशिश करिए, कमेंट करिए, मेरे जो जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, कमेंट करिए। इससे मुझे भी पता चलता है कि आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, राइट। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, ये मुझे आंसर देना है आपने। तो ऑब्वियसली हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के एंगल से हम देखेंगे। तो 1857 का रिवोल्ट होता है, तो उसके बाद वो रिवोल्ट दबा दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और कहीं ना कहीं फिर ये दोबारा से ऐसा रिवोल्ट ना हो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है। और इस बार देखिए चार्टर एक्ट का नाम नहीं आ रहा है, इस बार नाम क्या आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चार्टर एक्ट का नाम नहीं आ रहा है, उसमें हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी थी, राइट। क्यों नहीं आया करके, क्योंकि ओपन कॉम्पिटिशन की बात थी। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें हमें डेटा मिलता है। तो इसमें क्या दिख रहा है, द क्राउन रूल। अब यहां से शुरू हो जाएगा क्राउन रूल, यानी कि यहां पर अब क्या दिखेगा, पहले जो था, अब इसको जरा समझ लेते हैं पहले कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए अगर हम बात करें 1773 से लेकर 1853 जो लास्ट चार्टर एक्ट बना हमारा, उसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल कर रही है, कैसे कर रही है। ये सबसे ऊपर मैंने लिखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कहां बैठी है, ब्रिटेन में। बीच में आ रही है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी कहां बैठे हैं, ब्रिटेन में। और फिर हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये रूल कर रही है हमारी इंडिया पे, ये डायरेक्टली इंडिया में बैठे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रिपोर्ट करेगी सीओडी को, फिर सीओडी रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश को। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन था, इनडायरेक्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी इनडायरेक्ट वे में। ऑल दो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1833 में हमें अपना ऑफिशियल कॉलोनी कह दिया था, पर रूल अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा हो रहा था, राइट। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसको 1858 का जो एक्ट पास किया गया उससे कहा गया है कि डायरेक्ट रूल होगा, यानी कि ब्रिटिश क्या करेगा, अब डायरेक्ट रूल करेगा इंडिया पे। तो इसीलिए अब ब्रिटिश जो है उस समय क्राउन के अंदर है, ब्रिटिश मतलब क्राउन। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब सीधे इंडिया में क्या आएगा, क्राउन रूल। क्या आएगा, क्राउन रूल, यानी कि इनको बाईपास किया जा रहा है। चलो आइए देखते हैं कि ये बाईपास जो है वो सच में है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, दो क्राउन रूल आप समझ गए होंगे कि 1858 से लेकर 1947 तक हमारा है क्राउन रूल। तो यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के कुछ फीचर्स। देखिए ये जो एक्ट आया है वो बेसिकली प्लान्ड नहीं था, पर वो ये जो रिवोल्ट हुआ है 1857 का, इस रिवोल्ट की वजह से इसको प्लान किया गया, राइट। क्योंकि एक सिपाही मिट्टी नहीं हो गई थी, राइट। जैसे मैंने ये देखा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा ये किसने कहा है। अब इसी एक्ट को कहा गया है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात आपने याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से एक्ट को कहा जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को कहा जाता है, राइट। अब इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें पहली बार दिखेगा कि कहीं ना कहीं आपको एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट दिखेगी। अकाउंटेबल गवर्नमेंट दिखने की शुरुआत दिखेगी आपको, पूरी तरह से नहीं होगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट दिखेगी। और कहीं ना कहीं ऐसी गवर्नमेंट दिखेगी जो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी किसको, मोनार्क को, यानी कि क्राउन को। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है गुड गवर्नमेंट, राइट। आइए अब फीचर्स देख लेते हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी। तो देखिए इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंस फोर्थ वाज टू बी गवर्न बाय इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। अब सीधे जो इंडिया में गवर्न किया जाएगा वो सीधे हर मेजेस्टी के नाम पे किया जाएगा, यानी कि डायरेक्टली रूल किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अगर डायरेक्टली रूल किया जाएगा तो कोई क्राउन का ही आदमी बैठना चाहिए ना। तो इसीलिए जो एक नया पोस्ट आपको दिखेगी वाइस रॉय, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था अब उसको वाइस रॉय कहा जाएगा।
आई रिपीट, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है अब उसका पोस्ट बदल दिया गया है, पोस्ट बदल दिया गया है, अब उसको वाइसरॉय बोलेंगे। अब मैंने बोला है कि पोस्ट बदला गया है, मैंने ये नहीं बोला कि आदमी बदला गया है। बट आई मीन टू से कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वही पहला वाइसरॉय बनने वाला है, यानी कि कोई भी सब्सटैंटिव चेंजेस नहीं हुए, ठीक है, पोस्ट बदली पर आदमी वही था। तो क्या समझे हम कि जो वाइसरॉय होगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का। अब पहले क्या था, जो वाइसरॉय था वो रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है, जैसे यहां पर देख लेते हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब पहले क्या था, जो ये जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था तो ये रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, क्राउन को, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, अब यही गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया है, वाइसरॉय। अब वाइसरॉय का मतलब है कि अब डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेगा, क्राउन को, राइट। आगे देखते हैं लॉर्ड कैनिंग ये नाम आपने याद रखना, लॉर्ड कैनिंग थस बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहले वाइसरॉय बने हैं, और ये भी याद रखना है ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर ये डबल गवर्नमेंट जो था इसको खत्म कर दिया गया है। अब डबल गवर्नमेंट आपको पता ही है ये कब से आया था, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, राइट, जहां पर हमने पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कॉमर्शियल संभालेगा, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या संभालेगा, जो भी पॉलिटिकल मैटर है, राइट। पर यहां पर ये जो डबल गवर्नमेंट है इसको एंड कर दिया गया है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो डबल गवर्नमेंट आया कब से, ये आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, और ये हटा कब, ये हटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस, यहाँ पर देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया ऑफिस बनाया गया है। अब ये तो बिल्कुल न्यू है, जैसे वाइस रॉय में तो क्या किया गया था, सिर्फ पोस्ट नहीं थी, आदमी वही था, पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में तो एकदम ये नई पोस्ट है, और एक नया आदमी रिक्रूट किया जाएगा फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में कौन आदमी बैठेगा, ये बैठेगा डायरेक्ट कैबिनेट का आदमी, जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट में सबसे हाई पोर्टफोलियो जिनके पास होता है, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं, राइट। जैसे आजकल निर्मला सीतारमण जी फिनेंस मिनिस्टर, अमित शाह जी होम मिनिस्टर। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे जो गवर्नमेंट में भी सबसे टॉप लेवल पे होता है कैबिनेट, जिनके पास पूरा पोर्टफोलियो होता है, वो पोर्टफोलियो के हेड होते हैं, उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। तो वैसे ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा फॉर इंडिया वो एक कैबिनेट लेवल का आदमी होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और वो डायरेक्ट रूल करेगा। तो यहां से आप क्या समझे, असल में जो वाइसरॉय बनाया गया है वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है, राइट। और ये देखिए लिखा हुआ है कि ये ब्रिटिश कैबिनेट का आदमी है, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू दी ब्रिटिश पार्लियामेंट, फिर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा, कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसीलिए आगे चल के आप देखेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, मतलब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय का नाम एक साथ आपको दिखेगा, जैसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, जैसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। तो मॉर्ले मतलब क्या है, सेक्रेटरी, मिंटो मतलब वाइसरॉय, वैसे ही मॉन्टेग्यू मतलब सेक्रेटरी, चैम्सफोर्ड मतलब वाइसरॉय, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है। और यहाँ पर देखिए ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उसकी मदद के लिए एक 15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की गई है, 15 मेंबर्स की, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और इसको इंडियन काउंसिल भी कहा गया है, या काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम में एक बार पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है कि आपसे पूछा गया था इंडियन काउंसिल जो है वो किस एक्ट से लाई गई, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। और ये काउंसिल क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी का मतलब हुआ ये जो भी रिकमेंडेशन देंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो उसमें बाइंडिंग नहीं होगा, वो उसमें बाइंडिंग नहीं होगा। जैसे आप इसे कंपेयर कर सकते हो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी, वो एडवाइजरी लेवल की नहीं थी, वहां पर वो कहीं ना कहीं वो इसलिए थी कि भैया जो भी फैसले हमारे वाइसरॉय लेगा या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेगा पहले, वो कहीं ना कहीं उनको मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, राइट। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर ये सिर्फ एडवाइजरी लेवल पे के लिए थी, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एडवाइजरी लेवल के लिए थी, ठीक। मतलब इनकी रिकमेंडेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे बाइंडिंग नहीं होगी। आगे देखते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और चेयरमैन कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी कि जो भी आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगा वो इस काउंसिल का क्या बन जाएगा, चेयरमैन, जिसे हम एक्स ऑफिशियो भी कहते हैं, एक वर्ड होता है एक्स ऑफिशियो। जैसे आज के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे नीति आयोग है, जैसे नीति आयोग है ना आपका, 2015 में ये बना। अब इसमें जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके चेयरमैन भी हो जाएंगे, राइट। जैसे जीएसटी काउंसिल है हमारा, जीएसटी काउंसिल आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 279A में आता है ये। तो इसमें जो भी फिनेंस मिनिस्टर होगा, जो भी हमारा फिनेंस मिनिस्टर होगा वो उसका चेयरमैन हो जाएगा। तो इस तरह से ही जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो इस इंडियन काउंसिल का क्या हो जाएगा, चेयरमैन। पांचवा देखते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। देखिए आपने टेक एन एग्जांपल, आपने आईफोन लिया, आपने एप्पल का एक फोन लिया है।
अब देखिए, मानते हैं इसमें आपको 1 साल की गारंटी मिली हुई है, ठीक है, आपको क्या मिली हुई है, गारंटी मिली हुई है। अब क्या हुआ, आपने फोन लिया, 2 महीने में एक प्रॉब्लम आने लग गई, 2 महीने में प्रॉब्लम आने लगी। अब आप जो जहां से आपने लिया है सर्विस सेंटर आप गए, आप उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं, पर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इवेंचुअली क्या होगा, जब आपको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे आप, और फिर आप केस फाइल करेंगे, ठीक है। तो आप जब केस फाइल करेंगे, ठीक है, तो आप किसको सू करेंगे? अब आपको थोड़ा पता आपका फोन किसने बनाया है। आप तो सीधे कंपनी को सू करेंगे ना, एप्पल को सू करेंगे, क्योंकि आपका फोन किसने बनाया है। यहाँ पर तो लाखों की तादाद पे वर्कर्स होते हैं, तो आपको नहीं पता इंडिविजुअली किसने बनाया है। तो यहाँ पर आप एप्पल को फोन करें, माफ करेंगे, एप्पल को आप सू करेंगे, एप्पल को आप सू करेंगे। तो व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो एप्पल है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो एप्पल है, माफ करिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो आपका एप्पल है वो क्या बन गया है, एक तरह का पर्सन। तो ये कैसा पर्सन बन गया, लीगल पर्सन, ठीक है। अब देखिए, कोई भी कंपनी होती है, जब वो अपने आप को रजिस्टर करा लेती है कंपनीज एक्ट में, तो वो लीगल पर्सन बन जाती है, यानी कि वो आपको सू भी कर सकती है और उसको आप सू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे केस भी कर सकती है और आप भी इस पे केस कर सकते हैं। अब लीगल पर्सन और आप और मुझ में क्या डिफरेंस है, जैसे हम लोग क्या है, एक नेचुरल पर्सन है, हम लोग है नेचुरल पर्सन, और ये है लीगल पर्सन। देखिए, लीगल पर्सन जो होता है उसके पास कभी भी नेचुरल राइट्स नहीं होते, ये बात आपने याद रखना है। जैसे नेचुरल राइट्स क्या होता है हमारे, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 19। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको नेचुरल पर्सन को दी जाती हैं। किसको दी जाती हैं, नेचुरल पर्सन, जैसे हम और आप, जो एक नेचुरल प्रोसेस से पैदा होते हैं। हमें कानून नहीं बनाता, कानून हमें मान्यता देता है, पर हम बनते तो नेचुरली है ना। तो व्हाट आई मीन टू से, जो कंपनीज होती हैं वो असल में एक लीगल पर्सन होती है, तो उनके पास नेचुरल राइट्स नहीं होते, पर अन्यथा इसके अलावा सारे राइट्स होते हैं, कि वो किसी को सू भी कर सकते हैं और उनको हम सू भी कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो उनकी काउंसिल है, वो कहीं ना कहीं बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी, यानी कि एक लीगल एंटिटी बन गई है। लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी मतलब एक कहीं ना कहीं लीगल पर्सन बन गई है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसके पास नेचुरल राइट्स नहीं होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, कैपेबल एंड बीइंग सूड इन इंडिया में भी इसको सू कर सकते हैं और इंग्लैंड में भी, ठीक है, इंग्लैंड में भी आप इसको सू कर सकते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है और जो इसकी काउंसिल है, ये इंडिया में नहीं बैठती थी, ये बैठती थी इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में भी इनको सू किया जा सकता है, या इंग्लैंड में ये लोग सू भी कर सकते हैं, और भारत में तो हो ही सकता है, राइट। अब आगे देखिए क्या, द एक्ट ऑफ 1858 was however largely confined to the improvement of administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in India. It did not alter any substantial way. Any substantial way मैंने अभी आपको बताया था कि जो वाइसरॉय है, ऐसा नहीं किया गया कि वो नया आदमी वाइसरॉय बना, क्योंकि जो कैनिंग जो थे उस समय एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरह काम कर रहे थे, पर उन्हीं को क्या बना दिया गया, वाइसरॉय। तो कोई सब्सटैंशियल चेंजेस नहीं हुए। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हमको डायरेक्ट दिख रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बीच में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, अब डायरेक्टली क्वीन को, मुनार को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कैबिनेट का आदमी है, राइट। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिख रहा है कि अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। देखिए, एक तरफ कंपनी है, कंपनी हमेशा क्यों बनती है, अगर कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमेशा वो प्रॉफिट के लिए बनी है, और सरकार जो बनी होती है, सरकार कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है। तो भारत की खुशकिस्मती है कि जो ये रिवोल्ट हुआ 1857, जिसे हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये फेल है, पर ये फेल नहीं था। अगर आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो इससे एक फायदा क्या हुआ कि हम लोग कंपनी से थोड़ा सा बाहर आ गए, कंपनी के रूल से थोड़े से बाहर आ गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले गए, ठीक है। और सरकार जो होती है वो कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट में काम करती है, तो कहीं ना कहीं हमें फायदा दिखेगा आगे चल के, राइट। अब ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेक्चर्स बहुत लंबे हों, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं जब भी आप इसमें लेक्चर्स हमारे इस लेवल के हों कि आपके रिवीजन में फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए, मैं आपसे अंत में ये कहना चाहता हूं, अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आपने क्या करना है, सेक्टर 34 में आपने आना है। किसी से भी पूछ लेंगे आप कि ज्ञान सागर कहाँ पर है, आप अपने गूगल में लोकेशन के द्वारा भी आ सकते हैं, तब आपको दिखेगा, ईजिली आपको एक्सेसिबल होगा, राइट, ज्ञान सागर। और आइए और हमसे मिलिए, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं एक सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, और जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं आप समझ रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि ये सिर्फ लक्ष्मीकांत का डेटा नहीं है, ये एक अनुभव भी है। यानी कि अनुभव कैसे प्राप्त होता है, काफ़ी किताबें पढ़कर। तो आइए, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे मोड है हमारे पास, और फीस का भी कोई ऐसा नहीं है। आप जब हमसे मिलेंगे तो आप देखेंगे कि फीस बहुत जेन्युइन ली जा रही है आपसे, और आपको ईएमआई का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, राइट। तो यहीं से मैं ज्ञान सागर के माध्यम से करूँ इस सेशन को एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।